लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच कई दल एक दूसरे के साथ मेल मुलाकातों के दौर को आगे बढ़ा रहे हैं और इस बीच गठबंधन की नई नई खबरें आ रही हैं। लेकिन बीजेपी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस का एनडीए में शामिल होना तो 4 महीने पहले ही फाइनल हो गया था। बस सीटों को लेकर बातचीत होनी थी और गठबंधन को औपचारिक रूप देना भर बाकी था। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात में सारी चीजें पक्की करने की कोशिशें हो रही हैं। 2006 के बाद यह दूसरा मौका है जब बीजेपी और जेडीएस साथ आए हैं। इससे पहले जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन की सरकार चलाई थी, लेकिन 2019 में एचडी कुमारस्वामी की सरकार बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के ऑपरेशन लोटस की शिकार हो गई। 4 साल के बाद कुमारस्वामी सारे गिले शिकवे भुलाकर फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन की राजनीति के लिए तैयार हो गए। 2023 के विधानसभा चुनाव की बात और है, लेकिन जेडीएस का बीजेपी के साथ आना कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। असल में बीजेपी को जेडीएस की मदद की उन इलाकों में ही जरूरत है जहां पर वो कमजोर पड़ रही है। बीते 2 लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो 2014 और 2019 तो कर्नाटक की सत्ता में न होने के बाद भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर रहा। 2019 में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें अकेले ही जीत ली थी। कर्नाटक को बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार माना जाता रहा और ऐसे में जबकि देश की राजनीति में दक्षिण और उत्तर की राजनीति चरम पर है, कर्नाटक अब बीजेपी के लिए दक्षिण का रास्ता आसान कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और जेडीएस में गठबंधन क्यों? कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करने और सत्ता दिलाने का जो क्रेडिट है वो पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को हासिल है। येदियुरप्पा भले ही अपने ऑपरेशन लोटस के लिए कुख्यात रहे हों, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में उनका खासा दबदबा है और दबदबा रखने वाले लिंगायत समुदाय के वो सबसे बड़े नेता हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी नेतृत्व येदियुरप्पा के साथ कुछ वैसे ही पेश आ रहा था जैसे राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ। लेकिन चुनाव हार जाने के बाद बीजेपी नेतृत्व को गलती का एहसास हुआ और येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को सूबे में पार्टी की कमान सौंपनी पड़ी बीजेपी को। अगर राजस्थान के नतीजे भी कर्नाटक जैसे होते तो वसुंधरा राजे को इसका फायदा हो सकता था। लिंगायत समुदाय के अलावा कर्नाटक की राजनीति में जिसका दबदबा है वो है वोक्कालिंगा और वोक्कालिंगा समुदाय बीजेपी की मुश्किल इसमें यह है कि वोक्कालिंगा समुदाय में अब तक बीएस येदियुरप्पा जैसा कोई नेता मिल नहीं सका। वोक्कालिंगा समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा को पार्टी में लिया, लेकिन वो कोई चुनावी फायदा दिला नहीं सके। अब भी बीजेपी को वोक्कालिंगा से लिंगायत समुदाय जैसे समर्थन की दरकार है। जेडीएस से गठबंधन के बाद बीजेपी अब दक्षिण कर्नाटक के वोक्कालिंगा समुदाय के वोट मिलने की उम्मीद कर सकती है। जेडीएस का बीजेपी के साथ जाना कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। कर्नाटक में जेडीएस करीब 14% उनका वोट शेयर है। हसन, मांड्या, चिक्काबुल्लापुर और बेंगलुरु ग्रामीण जैसी लोकसभा सीटों पर कुमारस्वामी और उनकी पार्टी जेडीएस का अच्छा प्रभाव है और बीजेपी को इन्हीं इलाकों में मदद की जरूरत है। बेंगलुरु ग्रामीण सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है, जहां से कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश सांसद हैं। पुराने मैसूर के इलाके में 2023 के चुनाव में वोक्कालिंगा लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, क्योंकि वो डीके शिवकुमार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोक्कालिंगा लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और जेडीएस को साथ लेकर बीजेपी ऐसी ही बातों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। सवाल यह कि जेडीएस से आखिर बीजेपी चाहती क्या है, क्योंकि न तो 2014 और न ही 2019 बीजेपी बीते दोनों चुनावों में कर्नाटक की सत्ता में नहीं थी। फिर भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। 2014 की तुलना में देखें तो 2019 में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कर्नाटक की 28 में से 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था और एक सीट ऐसी भी थी जिस पर निर्दलीय उम्मीदवार सुमन लता की जीत हुई थी, जिसे बीजेपी का समर्थन एक तरीके से हासिल था।
2019 के आम चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस दोनों को एक एक सीट से ही संतोष करना पड़ा था। हालांकि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2024 के लिहाज से जो तैयारी कर रही है, अगर थोड़ा सा पीछे चलें तो जो बीता चुनाव हुआ और उसके हिसाब से 2024 की अगर बिसात बिछाई जाए तो बीजेपी 224 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 66 सीटें ही बीते विधानसभा चुनाव में हासिल कर सकी और 135 सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। अब लगता नहीं है कि बीजेपी और जेडीएस के बीच सीटों के बंटवारे में कोई दिक्कत आने वाली है। अव्वल तो बीजेपी अपनी जीती हुई सीटें अपने पास ही रखेगी और हारी हुई संसदीय सीटों पर जेडीएस को चुनाव लड़ने को कहेगी, लेकिन 1-2 सीट पर फेरबदल तो हो ही सकता है। अब गठबंधन की राजनीति में हर जगह तो ये होता ही है। आमतौर पर जेडीएस को बीजेपी की जरूरत है, अस्तित्व बचाने के लिए जरूरी हो गया, और कुछ न सही तो कम से कम जेडीएस एचडी देवेगौड़ा के गढ़ में तो अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी। बदले में तो बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। बीजेपी भी बस अब यही चाहती है कि येन केन प्रकारेण किसी तरीके से बीजेपी के लिए जो दक्षिण का द्वार कहा जाता है कर्नाटक, वहां पर स्थिति सामान्य रहे, भले ही इसके लिए जेडीएस का समर्थन ही हासिल क्यों ना करना पड़े।